शाप या षड्यंत्र, तेरे प्यार के साए में बीते ये जिंदगी। भाग 3। कल्याणी मैंसन की भव्यता किसी राजमहल से कम नहीं थी। कीमती फूलदानों से लेकर विदेशी फर्नीचर तक हर चीज कल्याणी देवी की रईसी और उसके सलीके का बखान कर रही थी। शहर के नामी जौहरी एक एक करके मैंसन पहुंच चुके थे। अमर ने उन सभी को एक बड़े हॉल में बिठाया, जहां चारों ओर मखमली सोफे लगे थे और एक बड़े काउंटर पर गहनों को सजाने का पूरा इंतजाम किया गया था। दूसरी ओर कल्याणी देवी अपने स्टडी रूम में विदेशी क्लाइंट से बातें कर रही थी। वे कल्याणी फाउंडेशन के लिए डोनेशन देना चाहते थे, ताकि प्रतिभाशाली और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। कल्याणी देवी ने पीच कलर की सॉफ्ट सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसका लाल बॉर्डर उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा रहा था। गले में मोतियों की माला और चेहरे पर वही सौम्यता, वे सचमुच किसी राजमाता जैसी लग रही थी। तभी पीछे से एक दबी हुई आवाज आई, मालकिन, सभी जोरी आ चुके हैं। कल्याणी ने मुड़कर देखा। अमर सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। उसने फोन कान से हटाया और गंभीर स्वर में पूछा, हाँ अमर, कहो, सब ठीक तो है ना? उसके चेहरे पर चिंता की हल्की सी लकीरें उभर आई थी। उसने पूछा, अमर, तुमने रिया को समय पर पहुंचने के लिए तो कह दिया था ना? अमर ने नजरें झुकाते हुए उत्तर दिया, जी मालकिन, कह दिया था। कल्याणी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और शांत लहजे में बोली, तुम चलो, मैं बस अभी आ रही हूँ। सुबह के 10:30 हो चुके थे, लेकिन रिया अभी भी बिस्तर पर अपनी सोशल मीडिया वाली सुनहरी दुनिया के सपने देख रही थी। नींद में भी उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह अपनी किसी पोस्ट पर आए कमेंट्स पढ़ रही हो। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और बिखरी हुई जुल्फें उसके गालों को छू रही थी। एक मक्खी बार बार उसके माथे पर बैठकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, पर रिया तो ब्लू मून होटल में अपनी सहेलियों के साथ पार्टी के सपने देख रही थी। उसका हाथ नींद में ही ऊपर उठा, मानो सेल्फी ले रही हो, और हवा में झूलता हुआ अचानक ही बेड के सिराने से जा टकराया था। हुई माँ! उसके होठों से एक दबी हुई चीख निकल गई थी। उसने अपनी आंखें एक झटके से खोली और हड़बड़ाकर चारों ओर देखा। वह किसी होटल में नहीं, बल्कि अपने कमरे में थी। तभी उसकी नजर दीवार घड़ी पर पड़ी। 10:45। रिया के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसने गलत समय देख लिया। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा, पर सुइयां तो अभी भी वहीं की वहीं थी। हे भगवान, रिया, अब क्या करेगी तू? किसने कहा था सारे गधे घोड़े बेच के सोने को? उसने खुद को कोसते हुए कहा। उसे कल रात वाले मिस्टर सीरियस की वो सख्त आवाज याद आ गई। कल्याणी मैंसन समय पे पहुंच जाना। मैं नहीं चाहता मेरी माँ को इंतजार करना पड़े। राहुल की बात याद आते ही उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई। वह नाखून चबाते हुए बोली, अब तक तो सारे ज्वेलर्स पहुंच गए होंगे। क्या जरूरत थी देर रात तक सेल्फी पोस्ट करने की? वह उठी और उसने कपड़ों की अलमारी की तरफ दौड़ लगाई। पूरी अलमारी उथल पुथल कर दी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या पहने जिससे कल्याणी देवी और राहुल का गुस्सा शांत हो जाए। रिया अपने पापा अमर का असली चेहरा नहीं जानती थी, इसलिए तो रिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पिता अमर का सिर झुके। उसकी नजरों में उसके पापा एक सीधे और वफादार इंसान थे, जो कल्याणी देवी के एहसानों के बदले अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करने को तैयार हो गए थे। उसे तो
यही पता था कि कल्याणी देवी अमर की ईमानदारी से खुश होकर यह रिश्ता जोड़ रही थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी और राहुल की शादी भी अमर की चाल का एक सोचा समझा हिस्सा थी। अमर ने अपने लालच के चलते रिया को भी झूठ बोला था। रिया ने जब इस रिश्ते के लिए मना किया था, तब उसने कल्याणी देवी के एहसानों का बोझ उसके सिर पर लाद दिया था। अमर उसकी नजरों में एक आदर्श पिता था, पर हकीकत में वह एक लालची और शातिर खिलाड़ी था। फर्श पर कपड़ों का ढेर देख रिया की आंखें फैल गई। हे राम, आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है। तभी उसकी नजर अपनी माँ की अलमारी पर गई। उसने पुरानी अलमारी खोली, जहां से एक खूबसूरत फिरोजी रंग की शिफॉन साड़ी निकली, जिसे देख रिया की आंखें चमक उठी थी। यह तो कितनी सुंदर है। उसने अपनी माँ की साड़ी को प्यार से सीने से लगाया और रूंधे गले से बोली, माँ, तुम आज भी मेरे साथ हो, पर तुम्हारे बिना कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अपनी माँ को याद कर रिया की आंखों में आंसू भर आए थे, पर फिर समय का ख्याल आते ही वह खुद को संभालते हुए बाथरूम की तरफ भागी। कुछ ही देर में रिया तैयार होकर आई। फिरोजी साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी, खुले बालों में वह आज वाकई एक संस्कारी भारतीय लड़की लग रही थी। आईने में खुद को देखते हुए उसने धीरे से कहा, वैसे रिया, आज तो मिस्टर सीरियस तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। पर क्या वे अपने कठोर अनुशासन को छोड़कर मुझे देखेंगे? उसने एक ठंडी आह भरी और हील्स पहनते हुए बड़बड़ाई, कल 10 मिनट बैठना भारी पड़ गया था। पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी उस मिस्टर सीरियस के साथ। मैंसन में बढ़ता तनाव। उधर कल्याणी मैंसन में अमर बदहवासी में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। रिया का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। कहीं रिया ने शादी का फैसला तो नहीं बदल दिया? मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा, वह मन ही मन बड़बड़ाया। कल्याणी देवी भी बार बार पूछ रही थी, अमर, रिया अभी तक नहीं आई? अमर हर बार एक ही रटा रटाया जवाब देता, बस मालकिन रास्ते में ही होगी। राहुल ने भी परेशान होकर रिया का नंबर डायल किया, पर फोन बंद होने के कारण उसने एक सख्त वॉइस मैसेज छोड़ दिया। रिया ने अब घड़ी देखी, 11:15। आज तो सुइयां भी मेरी जान लेने पे तुली है। उसने बेड के पास जाकर अपना फोन देखा, जो रात से फ्लाइट मोड पे था। जैसे ही उसने मोड हटाया, अमर की अनगिनत मिस कॉल और राहुल के वॉइस मैसेजेस की बाढ़ आ गई। उन्हें देख रिया का गला सूख गया। इतनी सारी मिस कॉल्स! वह खुद से ही बड़बड़ाई। उसने जल्दी से पर्स उठाया और लगभग भागते हुए कल्याणी मैंसन की ओर दौड़ी। राहुल अपनी स्टडी रूम में एक एक करके फाइलें चेक कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार खिड़की के बाहर जाकर टिक जाती थी। उसका चेहरा गंभीर था और माथे की सिलवटें साफ बता रही थी कि वह रिया के अब तक न पहुंचने से बेहद नाराज है। पास बैठी सीता ने उसे इतना परेशान देख चिंता भरे स्वर में पूछा, सर, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, कोई बात है क्या? राहुल ने फाइल के पन्ने पलटते हुए बिना इशिता की ओर देखे कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। पर मन ही मन राहुल बड़बड़ाया, वह बेपरवाह लड़की पता नहीं कहाँ है। यह माँ और ज्वेलर्स कब से उसका इंतजार कर रहे हैं, और वह शायद अपनी किसी पोस्ट के कमेंट पढ़ने में बिजी है। उसे समय का जरा भी ख्याल नहीं। राहुल के होठों को फड़फड़ाता देख इशिता ने गौर से देखते हुए कहा, सर, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, पर आपका चेहरा उदास है और होठ कुछ कहना चाह रहे हैं। खैर, आप बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं।
उसने राहुल की ओर देखते हुए एक और फाइल सामने रख दी। इशिता को खुद को इस तरह निहारते देख राहुल झेंप गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, इशिता, ये फाइलें तैयार है, तुम इन्हें ले जा सकती हो। इशिता अपने ख्यालों से बाहर आई और नजरें झुकाकर बोली, जी जी सर, अभी ले जाती हूँ। इशिता का राहुल से नजरें चुराना साफ बता रहा था कि वह उसे मन ही मन पसंद करती है, पर राहुल इस चाहत से पूरी तरह से अनजान था। इशिता के जाते ही राहुल ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर कुर्सी के पीछे लगाते हुए कहा, कहीं मैं भी तो उस पागल लड़की की तरह खुद से बातें नहीं करने लगा हूँ। इशिता मेरे बारे में क्या सोचेगी? वह झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ। इशिता फाइलों को गाड़ी में रखकर जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर हाल में सजे ज्वेलरी बॉक्सों पर जाकर ठहर गई। वह फोन पर बातें करने में मशरूफ थी, तभी उसके सामने पीली धोती कुर्ता पहने एक बुजुर्ग पुजारी खड़े हो गए। उनके होठ फड़फड़ाते देख इशिता ने कानों से माइक्रोफोन निकाला और पूछा, जी कहिए, आप कुछ कह रहे थे? पुजारी जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम इस घर और राहुल बाबा के लिए एक अभेद्य ढाल हो। तभी अमर की नजर उन पर पड़ी। पुजारी की बात सुन वह बिजली की गति से दौड़ता हुआ आया। घबराहट के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से नहा गया था। उसे लगा जैसे आज उसके राज का पर्दाफाश हो जाएगा। उसने पुजारी को वहां से जाने का इशारा किया और तुतलाते हुए पूछा, बेटा, क्या बात है? आप कुछ परेशान दिख रही हैं। इशिता ने संदेह भरे स्वर में कहा, नहीं अंकल, बस ये बाबा कह रहे थे कि मैं राहुल सर के लिए ढाल बन के आई हूँ। शायद इन्होंने मुझे कोई और समझ लिया है। अमर ने शातिर मुस्कान के साथ बात घुमाई। अरे बेटा, इनकी बातों को सीरियस मत लो। बुजुर्ग है, ऊपर से पुजारी, बस मुंह से कुछ निकल गया होगा। पूजा पाठ का काम है, किसी को भला बुरा नहीं कहेंगे तो इनसे पूजा कौन कराएगा? इशिता ने हाँ में हाँ मिलाई और ऑफिस के लिए रवाना हो गई। इशिता के जाते ही अमर सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसका दिल इंजन की तरह धक धक कर रहा था। वह बड़बड़ा, बिना सोचे समझे इस पुजारी को किसने मुंह खोलने को कहा था? ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझे मरवा के छोड़ेगा। राहुल फ्रेश होकर नीचे आया और उसकी नजरें गेट पर टिक गई। रिया लगभग भागते हुए मैंशन में दाखिल हुई। उसे देखते ही राहुल उसकी ओर बढ़ा। उसके जूतों की गड़गड़ाहट और तनी हुई भौं में वह बिल्कुल किसी हिटलर जैसा लग रहा था। रिया की निगाहें राहुल की बर्फीली नजरों से टकराई तो उसके पैर वहीं के वहीं जम गए थे। रिया उस फिरोजी साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए राहुल का दिल जोर से धड़का। वह अनुशासन भूल उसकी खूबसूरती में खो गया था, पर अगले ही पल उसकी लेट लतीफी याद आते ही उसकी भौहें तन गई। उसे सामने खड़ा देख रिया की सांसें भारी हो गई। मिस्टर सीरियस पर तो इस साड़ी का भी कोई असर नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा। रिया, अब जल्दी कुछ सोच, क्या जवाब देगी? अपनी साड़ी देख उसे एक आइडिया आया। कह दूंगी साड़ी पहनना नहीं आता, इसलिए देर हो गई। फिर खुद को ही कोसा, अगर पकड़ी गई तो? राहुल गरजते हुए बोला, मिस रिया, क्या आप में जरा भी मैनर्स नहीं? कल क्या कहा था मैंने? समय देखा है आपने? ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि आप अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट के कमेंट पढ़ने में बिजी होंगी। राहुल का यह तंज सुनते ही रिया का पारा चढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए बोली,
आप मुझ पर तंज कस रहे हैं? सोशल मीडिया पर पोस्ट करना मेरा शौक है तो इसमें गलत क्या है? उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर बिखर गए थे। रिया को रोता देख राहुल को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर अपने गुस्से के चलते और रिया के देर से आने पर वह इतना नाराज था कि उसने रिया के आंसुओं को अनदेखा कर दिया था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और गंभीर स्वर में कहा, कोई मेरी माँ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए, यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आगे से इस बात का ख्याल रखना। अब चलिए, माँ आपका कब से इंतजार कर रही है। यह कहते हुए वह दनदनाता हुआ वापस हॉल की तरफ बढ़ गया था। क्या रिया के आंसू राहुल के अनुशासित जीवन में हलचल मचा पाएंगे? और क्या होगा रिया को देख कल्याणी का रिएक्शन? जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।